हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय जॉन मिल्टन को एंड आई ऑलरेडी अपलोडेड द वन मोर वीडियो ऑन जॉन मिल्टन लाइफ एंड वर्क। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यू कैन गेट दिस लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उसको जा करके वॉच कर लीजिए। और हम उसी के आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी 30 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। तो इसके पहले हमने पढ़ा था एरोपेजिटिका, अ स्पीच ऑफ मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। तो जो एरोपेजिटिका मिल्टन के द्वारा दी गई एक स्पीच थी फ्रीडम फॉर प्रेस के लिए, प्रेस की फ्रीडम के लिए दी गई थी, एंड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। और किसको एड्रेस की गई थी? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है याद रखना कि एरोपेजिटिका इज एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। किसको एरोपेजिटिका एड्रेस की गई थी? तो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को एड्रेस की गई थी। कब ये पहली बार पब्लिश हुई थी? 23 नवंबर 1644 को। ये सबसे पहले 23 नवंबर 1644 को पब्लिश हुई थी और एक ये स्पीच है मिल्टन के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है द कॉमनवेल्थ पीरियड। तो कॉमनवेल्थ पीरियड कब स्टार्ट होता है? तो कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम 1649। 1649 से कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके पहले चल रहा था कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज चल रही थी जब चार्ल्स फर्स्ट रूल कर रहे थे इंग्लैंड पर। लेकिन क्या होता है कि कॉमनवेल्थ पीरियड जब कब स्टार्ट हुआ? जब चार्ल्स फर्स्ट को इंग्लैंड की गद्दी से उतार दिया गया और उनको एक्साइल कर दिया गया यहाँ से, इंग्लैंड से। तो उस समय कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्ट हो गया और ये चला 1660 तक, 1649 टू 1660 तक। एक्चुअली ये सब प्यूरिटन थे। कॉमनवेल्थ पीरियड जो है ये ओलिवर क्रॉमवेल इसके लीडर थे कॉमनवेल्थ पीरियड के। और ये लोग प्यूरिटन थे एंड प्यूरिटन्स वो लोग थे जो जिनके हाई मोरल्स थे, उच्च विचार थे। और उनका मानना ये था कि सिर्फ अपने इंजॉय के लिए लाइफ को जीना गलत है। दे वो मानते थे कि हमको अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने प्लेजर के लिए लाइफ को नहीं जीना है। और उनके अपने हाई मोरल्स थे। तो जॉन मिल्टन जो थे वो भी प्यूरिटन थे एंड स्टुअंच प्यूरिटन थे एंड स्टुअंच फॉलोवर ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल के फॉलोवर थे जॉन मिल्टन। तो अब जब हम जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों लीडर थे, ओलिवर क्रॉमवेल एंड रिचर्ड क्रॉमवेल, कॉमनवेल्थ पीरियड में, इस कॉमनवेल्थ एज के। तो ये स्टार्ट हो गया था 1649 में और चला है 1660 तक। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ही मीन्स जॉन मिल्टन बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स टू द कॉमनवेल्थ काउंसिल ऑफ स्टेट। टंग्स इट मीन्स लैंग्वेजेस। तो जॉन मिल्टन को बनाया गया 1649 में ही, जब कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसी समय जॉन मिल्टन को फॉरेन लैंग्वेजेस का सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया गया इस कॉमनवेल्थ काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा। मतलब जब ओलिवर क्रॉमवेल का शासन शुरू हो गया था इंग्लैंड में। और फ्रेंड्स, यही वो पीरियड है जब इंग्लैंड पर किसी भी राजा का शासन नहीं था, बल्कि ये जो प्यूरिटन्स थे इन्होंने इसमें, जो ओलिवर क्रॉमवेल, इसकी इसी इसी के द्वारा इंग्लैंड पर रूलिंग की जा रही थी। कोई राजशाही, जो शाही तंत्र था, वो समाप्त हो गया था इन 12 ईयर्स में, 1649 से 1660 तक। और इस समय इन लोगों ने ड्रामा, जो थिएटर थे, वो भी क्लोज कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टन वॉज बॉर्न इन जेकोबियन एज 1603 एंड 1625। एक्चुअली अब ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि मिल्टन ने कौन कौन सी एजेस में मिल्टन रहे और कौन कौन सी एजेस में उन्होंने देखा। तो मिल्टन का जन्म हुआ था तब जेकोबियन एज चल रही थी एंड जेम्स फर्स्ट वॉज रेन। तो इंग्लैंड पर शासन चल रहा था जेम्स फर्स्ट का और जेकोबियन एज चल रही थी 1603 से 1625 तक चली थी जेकोबियन एज। और एंड मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608। हम सब जानते हैं मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था। इसके बाद शुरू होती कैरोलाइन एज। 1625 से 1649 तक चल रही थी कैरोलाइन एज। और कैरोलाइन एज क्या थी? जब चार्ल्स फर्स्ट रूल कर रहे थे इंग्लैंड पर। जैसा कि अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा है कि चार्ल्स फर्स्ट की रूलिंग थी और इसी के जस्ट बाद स्टार्ट हो गया था कॉमनवेल्थ पीरियड। क्योंकि ये जो चार्ल्स फर्स्ट थे बहुत ही क्रूअल किंग थे और इसी वजह से ये जो लोग, जनता थी, वो बहुत परेशान हो गई थी और इनको हटा दिया गया था। अब स्टार्ट हो जाता है कॉमनवेल्थ पीरियड। तो कॉमनवेल्थ पीरियड जो है, इसको इंटरग्नम पीरियड भी कहा जाता है। तो क्योंकि इस समय इंग्लैंड पर किसी भी राजा का शासन नहीं रह गया था। तो 1649 से 1660 तक ये चला कॉमनवेल्थ पीरियड और इसका लीडर था ओलिवर क्रॉमवेल।
नेक्स्ट आता है रिस्टोरेशन पीरियड। तो रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था 1660 में और ये चला 1688 तक। 1688 तक चला रिस्टोरेशन पीरियड। तो व्हेन किंग चार्ल्स सेकेंड रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन यूरोप, जब किंग चार्ल्स वापस आ गए थे यूरोप से अपने एग्जाइल के बाद, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट को तो हटा दिया गया था, लेकिन फिर चार्ल्स सेकंड आए, जो उसका बेटा था चार्ल्स फर्स्ट का, वही चार्ल्स सेकंड आया और फिर से इंग्लैंड की गद्दी को उसने संभाला 1660 में। नेक्स्ट है, तो जो मोनार्की का रिस्टोरेशन हुआ था, यही रिस्टोरेशन पीरियड है इंग्लैंड में। थॉमस यंग वॉज हिज प्राइवेट ट्यूटर हु यूज टू टीच रिलीजियस नॉलेज इन स्कूल डेज। थॉमस यंग का नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो थॉमस यंग कौन थे? उनके जॉन मिल्टन के एक प्राइवेट ट्यूटर थे, जो कि उनको रिलीजियस नॉलेज दिया करते थे उनके स्कूल के दिनों में, जब वो स्कूल चाइल्डहुड में थे और जब स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो इस तरीके से मिल्टन ने 4 एजेस को देखा हुआ था, जो कि जैकोबियन एज एंड कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड एंड रिस्टोरेशन पीरियड। क्वेश्चन सेट हो सकते हैं कि जब मिल्टन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में कौन सी एज चल रही थी? तो जैकोबियन एज। वो कौन सा एज थी? जैकोबियन एज थी। तो इस तरीके से नेक्स्ट है, ही रोट 7 एलिजीज इन लैटिन लैंग्वेज व्हेन ही वाज इन कैम्ब्रिज। जब जॉन मिल्टन कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने 7 एलिजीज भी लिखी थी, वो भी लैटिन लैंग्वेज में। तो वो जो 7 एलिजीज थी उसमें से जो इम्पोर्टेंट एलिजीज हैं, एलिजी क्वार्टो फोर्थ, जो कि उन्होंने थॉमस यंग को ही एड्रेस की थी। फोर्थ नंबर की जो एलिजी थी एलिजी क्वार्टो, ये उन्होंने थॉमस यंग को एड्रेस की थी। और 7 एलिजीज इन्होंने लिखी थी, वो भी लैटिन लैंग्वेज में, सभी लैटिन लैंग्वेज की एलिजीज है। एलिजिया प्राइमा इट मीन्स एलिजी फर्स्ट, और एलिजिया सिस्टा एलिजी सिक्स्थ। हमने चार्ल्स दियोदाती का भी नाम पढ़ा है जब जॉन मिल्टन के ये फ्रेंड थे चार्ल्स दियोदाती। तो चार्ल्स दियोदाती को एड्रेस किया था इन्होंने एलिजिया प्राइमा और एलिजिया सिस्टा, मतलब 6th नंबर की एलजी और 1st नंबर की एलजी लैटिन लैंग्वेज, और 4th नंबर वाली एलजी इन्होंने थॉमस यंग को एड्रेस की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन अराइविंग एट द पेज ऑफ 23। तो ये जो पोयम है इनकी, ऑन अराइविंग एट द पेज ऑफ 23, ये 1631 में लिखी थी इन्होंने, ऑन अराइविंग एट द पेज ऑफ 23। और ये 1631, ये भी वही पीरियड है जब वो कैम्ब्रिज में थे, क्योंकि कैम्ब्रिज में वो 1632 तक रहे हैं। अगला पॉइंट है, इन 1632 ही रोट एल एलिग्रो एंड सेकेंड पेंसेरोसो। तो 1632 में उन्होंने एल एलिग्रो एंड इल पेनेरोसो ये भी वर्क लिखा था। मिल्टन्स पोएम ऑन शेक्सपियर इज ऑल्सो नोन एज सॉन्ग ऑन शेक्सपियर। तो मिल्टन की जो पोएम है ऑन शेक्सपियर, ये जानी जाती है सॉन्ग ऑन शेक्सपियर के नाम से भी जानी जाती है। एंड द पोएम वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड अंडर द टाइटल एंड एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोइट विलियम शेक्सपियर। तो ये जो पोएम थी मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी ऑन शेक्सपियर, और 1630 में ये पब्लिश हुई थी। हमने अपने अर्लियर वीडियो में इसको पढ़ा था। तो इसको सॉन्ग ऑन शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। और ये पोएम ओरिजिनली जो पब्लिश हुई थी, तो इसका कंप्लीट टाइटल था एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखना जरूरी है। एंड अपीयर्ड एनोनाइमसली इन द सेकेंड फोलियो ऑफ प्लेस बाय शेक्सपियर इन 1632। और फिर से ये पोएम जो शेक्सपियर के प्लेस का सेकेंड फोलियो आया था उसमें भी अपीयर हुई थी, और उसमें एनोनाइमसली अपीयर हुई थी, मतलब जॉन मिल्टन का नाम नहीं उस पर लिखा हुआ था कि जॉन मिल्टन की पोएम है, एनोनाइमसली पब्लिश की गई थी इन 1632 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही लिव्ड इन हॉल्टन विलेज फ्रॉम 1632 टू 1638 फॉर इंटेंसिव स्टडी। तो जॉन मिल्टन जो थे वो हॉल्टन प्लेस पर रहे, और ये उनका वो प्लेस था हॉल्टन प्लेस, जहाँ पर उन्होंने अपना अत्यधिक समय पढ़ाई को दिया और अपना बहुत इंटेंसिव स्टडी की। और ये 6 ईयर का पीरियड था, जो कि दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड 6 ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस, जो कि उनकी लाइफ के 6 ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस भी कहे जाते हैं ये पीरियड उनका हॉल्टन विलेज। तो हॉल्टन विलेज भी याद रखना है। एंड ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च इज प्रोज वर्क अपीयर्ड इन 1641। अब मिल्टन ने प्रोज वर्क भी लिखना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च जो है ये इनका प्रोज वर्क है, और ये अपीयर हुआ था 1641 में। 1641 में पब्लिश हुआ था उनका प्रोज वर्क ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च। तो क्वेश्चन सेट हो सकते हैं बहुत, आजकल परीक्षाओं में घुमा कर क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च क्या है? मिल्टन का प्रोज वर्क है, पोएम है, स्पीच है, क्या है?
तो ये एक प्रोज वर्क है और ये 1641 में पब्लिश है। तो सभी पॉइंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है और अभी ये वीडियो चलता रहेगा क्योंकि जॉन मिल्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं और काफ़ी उनके बहुत सारे वर्क्स हैं। तो ये जितने भी वीडियोज़ में कवर होंगे, अभी तो ये सेकेंड वीडियो है, 3, 4, 5 जितने भी वीडियोज़ में उतने वीडियोज़ को मैं इसको कंप्लीट करूँगी जॉन मिल्टन को। इसलिए इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर चैनल को अभी भी नहीं हैवेंट सब्सक्राइब येट, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड एज वेल एज प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़ टाइमली एज आई अपलोड। क्योंकि चल रही यहाँ पर तैयारी JIC लेक्चरर एग्ज़ाम की और इंग्लिश सब्जेक्ट्स की। तो हम सभी राइटर्स को पढ़ेंगे जितने भी सिलेबस में दिए हुए। ऑलरेडी मैंने कई राइटर्स पर वीडियोस डाल दिए हैं, आप उनको सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में भी उनका ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद और ये जॉन मिल्टन जो राइटर हैं वो UP TGT PGT DSSB KVS NVS सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जॉन मिल्टन तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अगर इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ कहीं भी आनी है। तो 1642 मिल्टन गो टू मैरी पॉवेल, सॉरी यहाँ लिखना मैं भूल गई थी। 1642 में मिल्टन ने मैरी पॉवेल से शादी की, इसको माइंड मत कीजिए। तो 1642 में मिल्टन ने मैरी पॉवेल से शादी की और ये उनकी फर्स्ट मैरिज थी। और मैरी पॉवेल उस समय 16 या 17 ईयर्स की थी एंड मिल्टन थे लगभग 34 ईयर्स के, क्योंकि 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ था। तो मिल्टन थे 34 ईयर के और ये थी मैरी पॉवेल 16 ईयर की। तो ये जो था काफ़ी एज डिफरेंस था, शायद इसीलिए एक अनहैप्पी मैरिज रही थी और उस समय मैरी पॉवेल अनमेच्योर गर्ल थी तो शायद नहीं हैंडल हो पाया। जो भी कुछ है, दिस वाज अनहैप्पी मैरिज ओवरऑल। मैरी वॉज अवे 3 ईयर्स और मैरी जो थी एडजस्ट नहीं हो पाई जॉन मिल्टन के साथ और वो 3 साल तक दूर रही। और इस दौरान जॉन मिल्टन की लाइफ एकदम डिजर्टेड रही और वो बहुत हताश निराश थे। और उन्होंने इसके बाद 4 ट्रैक्ट्स लिखे, डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे। तो हमें याद रखना है 1642 में मिल्टन ने अपनी फर्स्ट शादी की थी मैरी पॉवेल से, जो कि एक अनहैप्पी मैरिज थी। तो उनके जो ये डिवोर्स ट्रैक्ट्स थे वो इसी का रिजल्ट थे कि जो मिल्टन से वो उनकी वाइफ 3 साल तक दूर रही, उनके साथ नहीं एडजस्ट कर पाई। तो उन्होंने लिखे थे 4 इंटरलिंक्ड पोलेमिकल पैम्फलेट्स। तो ये उनके पैम्फलेट्स आए थे। नंबर 1 पे उन्होंने लिखा था डॉक्ट्रिन एंड डिसिपल ऑफ डिवोर्स। डॉक्ट्रिन एंड डिसिपल ऑफ डिवोर्स ये 1643 में आए थे। चारों ही उनके जो डिवोर्स ट्रैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं JIC लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए। तो क्योंकि अब बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे वो एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन एंड डिसिपल ऑफ डिवोर्स 1643 में आया था। द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूशर कंसर्निंग डिवोर्स 1644 में आया था। टेट्रा कॉर्डन 1645 में आया था। कोलेस्टेरियन 1645 में आया था। तो मैंने इनको अरेंज भी कर रखा है क्रोनोलॉजिकली। तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था अपने अर्लियर वीडियो में, जो इसके पहले मैंने अपलोड किया था फ्रेंड्स, कि जॉन मिल्टन ने 3 मैरिजेस की थी, 3 टाइम्स मैरिज की थी। मैरी पॉवेल की डेथ हो गई थी, उसके बाद उन्होंने सेकंड मैरिज की थी और उसके बाद थर्ड मैरिज की थी। तो थर्ड जो उनकी मैरिज थी वो लास्ट तक चली थी, उनकी डेथ तक। और सेकंड वाइफ की भी उनकी डेथ हो गई थी। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि इसको मैंने सोचा एक बार यहाँ पर और रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट मैरिज जो उनकी थी मैरी पॉवेल से 1642 में, और 1652 में मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है आफ्टर 10 ईयर्स। अब इसके बाद क्या होता है, सेकंड मैरिज होती है उनकी कैथरीन वुडकॉक से 1656 में, और 1658 में आफ्टर 2 ईयर्स के बाद ही कैथरीन वुडकॉक की डेथ हो जाती है। तो पहली मैरिज तो 10 साल तक रही उनकी वाइफ, और उसके बाद सेकंड वाइफ जो थी उनकी 2 ईयर्स के बाद ही उसकी डेथ हो गई कैथरीन वुडकॉक की। 1656 में उन्होंने शादी की, 1658 में कैथरीन वुडकॉक की चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। थर्ड मैरिज अब की उन्होंने जॉन मिल्टन ने एलिजाबेथ मिंसल से 1663 में एलिजाबेथ मिंसल से उन्होंने थर्ड मैरिज की थी। तो ये इनकी 3 वाइफ्स के नेम और ईयर। सो फ्रेंड्स अभी हम पढ़ रहे थे इनके जो 4 डिवोर्स ट्रैक्ट्स थे। तो ये किसका रीज़न थे, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक स्ट्राइफ एंड आफ्टर हिज वाइफ्स डिसर्सन। तो जो उनका वाइफ से वो दूर रहे, डिसर्सन रहा, उनकी वाइफ ने उनके साथ नहीं एडजस्ट किया, और ये जो डोमेस्टिक स्ट्राइफ था उसी के रिजल्ट ही 4 डिवोर्स ट्रैक्ट्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या है ऑफ एजुकेशन।
ऑफ एजुकेशन जो है 1644 में आया था। एक ट्रैक्टेट है ये बाय मिल्टन, फर्स्ट अपीयर्ड एनोनिमसली एज अ सिंगल 8 पेज क्वार्टो सीट। तो ऑफ एजुकेशन 1644 में आया था और ये ट्रैक्ट है मिल्टन के द्वारा लिखा गया, जो कि एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, 8 पेज का है। नेक्स्ट आता है एरोपेजिटिका। एरोपेजिटिका को भी स्टार्टिंग में भी हम पढ़ चुके हैं। फॉर द फ्रीडम ऑफ लिबर्टी फ्रीडम ऑफ प्रेस अ स्पीच पब्लिश्ड इन 23 नवंबर 1644। तो 1644 में इनके ये दोनों ही वर्क आए थे, ऑफ एजुकेशन और एरोपेजिटिका, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है। अब इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हो गया जाता है, 1642 में स्टार्ट हुआ था और चलता है 1651 तक। 1642 में इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हुआ था और 1651 तक चलता है। एट द एज ऑफ 44 ईयर्स इन 1652 ही बिकेम completely ब्लाइंड। 1652 ही वो ईयर है जब मिल्टन completely ब्लाइंड हो गए थे। तो 1652 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पर्पज से भी, कि क्या एज थी या किस ईयर में मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। तो 44 ईयर्स की एज में मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652। फ्रेंड्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक एंड एज वेल एज प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं वीडियोस, जो प्रोफेशनल वीडियोस मैं दे रही हूँ, या आप और कुछ भी किस तरीके से चाहते हैं। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ सजेशन सो प्लीज़ ऑल्सो प्रोवाइड इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन 1652 मिल्टन रोड द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इसी के बाद मिल्टन ने लिखी थी पोएम इन 1652 में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसी का रिजल्ट थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पोएम 1652 में आई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉन मिल्टन की लाइफ एंड वर्क को लेकर के। अब इसके आगे फिर कंटिन्यू होंगे। अभी तक हम 56 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, इसके आगे फिर कंटिन्यू होंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।